नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है नया कानून। लेखक हैं सआदत हसन मंटो और आवाज़ है निशान सक्सेना की। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत समझदार माना जाता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसने कभी स्कूल का मुंह देखा था, लेकिन उसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको वो जानने की इच्छा होती थी कि दुनिया में क्या हो रहा था, उस्ताद मंगू की जानकारी से लाभ उठाते थे। पिछले दिनों वह उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी में से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर समझदारी भरे अंदाज में भविष्यवाणी करी। देख लेना चौधरी, थोड़ी ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। और अब गामा चौधरी ने उससे पूछा कि स्पेन कहाँ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, विलायत में, और कहाँ। स्पेन में जंग छिड़ी और प्रत्येक व्यक्ति को उसका पता चला तो स्टेशन के अड्डे में जितने भी कोचवान झुंड बनाए हुक्का पी रहे थे, मन ही मन उस्ताद मंगू की महानता मान रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त मॉल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम झगड़ों पर विचारों का आदान प्रदान कर रहा था। उस दिन शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम झगड़े पर बात चली तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाली पगड़ी उतारी और बगल में दबाकर बड़े चिंतित स्वर में कहा, ये किसी पीर के शाप का नतीजा है कि आए दिन हिंदू और मुसलमानों में चाकू और छुरियां चलती रहती हैं। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का मन दुखाया था और उस दरवेश ने दुखी होकर ये शाप दिया था कि हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज ख़त्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद ही होते रहते हैं। यह कहकर उसने अपनी एक लंबी सांस छोड़ी और दम लगाकर बोला, ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहें तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात यह होगी कि अंग्रेज़ चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा या रूस वाला, जिसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत शक्तिशाली आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान सदा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल ही गया कि पीर ने यह शाप भी दिया था कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी घृणा थी और घृणा का कारण तो यह बताया करता था कि वे उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर घृणा करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि छावनी के गोरे बहुत सताया करते थे उसे। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वो कोई जलील कुत्ता है। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बहुत बिल्कुल पसंद ना था। जब कभी वो गोरों के सुर्ख और सफ़ेद चेहरों की ओर देखता तो उसे मिचली सी आ जाती। ना मालूम क्यों वह कहता करता था कि उसके लाल झुर्रियों से भरे चेहरे को देखकर मुझे लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म के ऊपर से झिल्ली गल गल कर सड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारे दिन उसका मन अशांत रहता और वो शाम को अड्डे में आकर दम मारकर सिगरेट पीता हुआ या हुक्के के कश लगाता हुआ किसी गोरे को जी भर कर गाली सुनाया करता। एक मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहा करता था, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने। यूं रौब गाड़ते हैं जैसे हम इनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता, वह अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम उनकी, जैसे कोढ़ हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार। एक धप्पे की मार और गटपट कटपट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले तो आया कि मलाउन की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि मरदूद को मारना अपनी हतक नहीं, अपनी हतक है। यह कहते कहते थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज़ की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लगता।
कसम भगवान की, इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी उनका मनूस चेहरा देखता हूँ तो रगों में खून खौलने लग जाता है। कभी कोई नया कानून बने तो इन लोगों से निजात मिले। तेरी कसम जान में जान आ जाएगी। अब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद कानून लागू होने वाला है। उसी की तो खुशी की सीमा ही ना रही। वे मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते समय नया कानून अर्थात इंडिया एक्ट के विषय में बातचीत कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्याज में के विषय में भी कोई नया कानून पास होगा? उन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के मन में अवर्णनीय खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता और चाबुक से बुरी तरह पीटा करता था। अपनी बड़ी हुई मूंछों के बाल पर एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे स्वर करके और घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए प्यार से कहता, चल बेटा चल, ज़रा हवा से बात करके तो दिखा दे। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आधा सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूंछों को मुंह में दबाकर ऐसे चूसते हुए जैसे बुलंद आवाज़ में कहा, हद तेरी ऐसी की तैसी। शाम को जब वो अड्डे पर लौटा तो उसने अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिला। इससे उसके सीने में एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ। आज वो एक बड़ी खबर से अपने दोस्तों को सुनाने वाला था। बहुत बड़ी खबर जो उसे अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए खुद को बहुत मजबूर पा रहा था। लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। आधे घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की लोहे की छड़ों के नीचे बेदली की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे विचार आ रहे थे। नए कानून के लागू होने की खबर ने उसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। वह उस नए कानून के विषय में जो 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में लागू होने वाला था, अपने मस्तिष्क की तमाम बत्तियां रोशन करके सोच विचार कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी की यह आशंका, क्या ब्याज के विषय में भी कोई कानून पास होगा, बार बार गूंज रही थी और उसके तमाम जिस्म में खुशी की लहर दौड़ रही थी। कई बार अपनी घनी मूंछों के अंदर हंसकर उसने मारवाड़ियों को गाली दी। गरीबों की खटिया में घुसे हुए खटमल नया कानून उनके लिए खौलता हुआ पानी होगा। वह बहुत खुश था। खासतौर पर उस वक्त उसके मन में बहुत ठंडक पहुंची जब उसे यह ख्याल आया कि गोरों, सफ़ेद चूहे और इस नाम से जो थूथनियाँ नए कानून के आते ही बिलों में सदा के लिए गायब हो जाएंगी। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ऊंची आवाज़ में कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊंगा कि जी खुश हो जाएगा तेरा और तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएंगे। और यह कहकर मंगू ने बड़े मज़े लेकर नए कानून के बारे में अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसने कई बार नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ करके ही रहेगा। उस्ताद मंगू तत्कालीन सोवियत निज़ाम की साम्यवादी हलचलों के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थीं। इसलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट अर्थात नए कानून के साथ मिला लिया। 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में जो नए परिवर्तन पैदा होने वाले थे वो उन्हें रूस वाले बादशाह के प्रभाव का नतीजा समझता था। कुछ समय से पेशावर और अन्य शहरों में लाल कुर्ती वालों का एक आंदोलन जारी था। उस्ताद मंगू ने इस आंदोलन को अपने मस्तिष्क में रूस वाले बादशाह और नए कानून के साथ खलत मलत कर दिया था। इसके अलावा जब वो किसी भी को भी सुनता कि फ़ला शहर में इतने बम बनाने वाले पकड़े गए या फ़ला जगह पर आदमियों का विद्रोह हुआ, तो इन तमाम घटनाओं को वो नए कानून की पूर्व कार्रवाई समझता और मन ही मन बहुत खुश होता।
एक दिन उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे और नए कानून पर बड़े जोर शोर से समीक्षा कर रहे थे। वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था कि नया कानून तो दूसरा भाग फेडरेशन है, जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। अरे ऐसी फेडरेशन संसार के इतिहास में आज तक कभी सुनी ना देखी गई। सियासी नज़रिए से देखने पर भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के बीच जो बातचीत हुई, चूँकि उसमें ज़्यादातर शब्द अंग्रेजी के थे, इससे उस्ताद मंगू उपर्युक्त वाक्यों को किसी तरह से समझा और उसने ख्याल किया कि ये लोग हिंदुस्तान के नए कानून के आने को बुरा समझते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वतन आज़ाद हो। चूँकि इस विचार के प्रभाव से उसने कई बार इन 2 बैरिस्टरों को नफ़रत की नज़र से देखा और मन ही मन कहा, टोडी बच्चे। जब कभी किसी की दबी ज़बान में टोडी बच्चा कहता तो दिल में यह महसूस करके बड़ा खुश होता कि उसने इस आदमी का सही जगह प्रयोग किया, और यह कि वह शरीफ आदमी और टोडी बच्चे में फ़र्क करने की योग्यता रखता है। इस घटना के तीसरे दिन गवर्नमेंट कॉलेज के 3 छात्रों को अपने तांगे में बिठाकर मजंग जा रहा था कि उसने तीनों लड़कों को आपस में बात करते सुना। भाई, नए कानून ने मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, वैसे बहुत सी जगह और निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ी में हमारे साथ भी कुछ आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं, उनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल को नए कानून का महत्व और भी बढ़ा दिया और उसको ऐसी चीज़ समझ आने लगा जो बहुत चमकती हो। नया कानून। और वह दिन में कई कई बार सोचता कि यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का नया साज आ जाता, जो उसने 2 वर्ष हुए चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह से ठोक बजाकर खरीदा था। इस साज पर जब वो नया था तो जगह जगह लोहे की कील चढ़ी हुई थी, कीलें चमकती थीं और जहाँ तहाँ पीतल का काम था। वह तो सोने की तरह दमकता था। इस दृष्टि से भी नए कानून का चमक दमक वाला होना भी जरूरी था। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। फिर मिलता हूँ आपसे कहानी के दूसरे भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो करके इसे 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें। शुक्रिया।